नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में मैं शुभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज़ अभी 2 दिन का जो है वो ब्रेक हो गया था। अनवांटेड ब्रेक था एक्चुअली। इंटरनेट की कुछ इश्यूज़ थे और कुछ पर्सनल स्टफ्स थे ऐसे जो बीच में आ रहे थे। तो उसके बाद से अभी हम लोग फिर से कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको लेकर के चलने के लिए आ गए हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे वो करेंगे बायोम बायोम के चैप्टर में। तो आज का जो टॉपिक है वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में हम लोग बायोम करेंगे। बायोम क्या होता है? कहीं जैसे पृथ्वी पर हर स्थान पर अलग अलग तरह की स्थिति परिस्थिति रहती है, यानी कि कहीं का क्लाइमेट कुछ और होगा। अगर लोकलाइट बात की जाए तो वेदर कहीं कुछ और होगा, ठीक है। सॉइल किसी और टाइप की है, या फिर वहाँ पर उगने वाली वनस्पतियाँ, वहाँ जो स्थिति परिस्थिति एक क्रिएट हो रही है जिस कारण से कहीं पर गर्मी अधिक पड़ेगी, कहीं पर बरसात अधिक है, कहीं हमेशा जाड़े का मौसम विंटर सीजन रहेगा, कहीं पर आइस या बर्फ़ से ढके हुए मैदान हैं। तो ये स्थिति परिस्थिति जो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या है कि हर स्थान पर अलग अलग है। तो इसी को अगर एक बात में बोला जाए कि किसी भी ऐसे इकोसिस्टम में जहाँ पे वहाँ पर पाए जाने वाले सभी प्लांट्स, जंतु यानी कि एनिमल्स, और उनकी जो स्थानीय स्थिति है यानी कि जो क्षेत्रीयता है, उस सबको सम्मिलित करके अगर एक सिंगल यूनिट के रूप में हम लोग उसको स्टडी करते हैं, अगर अध्ययन करते हैं, तो उसे ही हम लोग बायोम कहते हैं। यानी कि बायोम में आता कौन कौन सा है? पेड़ पौधे आएंगे, जीव जंतु आएंगे, और इसके साथ साथ जितने इकोसिस्टम है वहाँ पर अवेलेबल वो सब आएंगे, और वो सब मिला करके एक सिंगल यूनिट के रूप में बायोम कहे जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके लिए, पॉज करके वीडियो। यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिख दी है, देख लीजिएगा। पृथ्वी पर जीव जंतु पेड़ पौधे सहित सभी पारितंत्र एक इकाई, ठीक है ना, इसी ब्रैकेट में, को पारितंत्र बायोम कहलाते हैं, ठीक है। अब दो पार्ट में बायोम को बांटते हैं। जलीय बायोम हो सकता है जिसे एक्वाटिक कहते हैं, जलीय बायोम, और उसके साथ साथ जो दूसरा है उसे टेरेस्ट्रियल बायोम या स्थलीय बायोम के रूप में जाना जाता है। अब जलीय बायोम को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे रिवर्स नदियों में, पॉन्ड्स या लेक्स झीलों में, वेटलैंड्स आर्द्र भूमियों में, और ओशन में दिखा सकते हैं कि 71% के आसपास जो पानी है वो आपके ओशंस में अवेलेबल है। वहीं टेरेस्ट्रियल में जब बांटेंगे तो हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ले लेंगे, यानी कि ट्रॉपिकल टाइप का ले लेंगे, फिर ग्रासलैंड्स ले लेंगे, डेजर्ट ले लेंगे, सब ट्रॉपिकल ले लेंगे, और पोलर ले लेंगे, यानी कि ध्रुवीय ले लेंगे, ध्रुवीय बायोम, ट्रॉपिकल ले लेंगे यानी कि उष्ण बायोम या उष्ण कटिबंधीय बायोम, ग्रासलैंड में ले लेंगे मतलब घास स्थलीय बायोम, डेजर्ट ले लेंगे, आपको पता ही है, मरुस्थलीय बायोम, ठीक है। सब ट्रॉपिकल ले लेंगे तो आ जाएगा उपोष्ण, ठीक है। अब चलते हैं, दो टाइप का मैंने बता दिया कि दो टाइप के बायोम होते हैं। तो एक बायोम हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हैं, और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो टेबुलर फॉर्म में मैं लेकर के आया हूँ। टेबुलर फॉर्म में ही उन चीज़ों को समझ लेंगे कि किस तरीके से समझना है। सबसे पहला बायोम जो हम लोग पढ़ेंगे वो यहाँ पर तो दिया हुआ है ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे जलीय बायोम से। जो यहाँ पर पॉइंट था फ्रेश वाटर या जलीय बायोम, एक्वाटिक बायोम था, वहाँ से। अब जलीय बायोम क्या होता है? जलीय बायोम मतलब जल में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं या फिर प्लांट्स हैं, जितने भी जीव हैं और पादप हैं, उनका एक इकोसिस्टम है, और इसके अंतर्गत उनके समस्त भागों का, जो भी उनके शरीर के अंग हैं या फिर जो भी उनके भाग हैं या फिर जितने भी प्राणी सम्मिलित किए जा रहे हैं, उनकी किसी विशेषता को भी, ठीक है, देखेंगे कि वो जल में बेसिकली एक तरह की होती हैं। जैसे जो भी जलीय बायोम है तो जल में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स होंगे वो थोड़ा सा एक तरह का फीचर रखेंगे, एक तरह का प्रॉपर्टी रखेंगे। जो जल में रहने वाले जीव होंगे वो भी एक तरह की प्रॉपर्टी रखेंगे, जैसे घुली हुई ऑक्सीजन से सांस ले रहे हैं, ठीक है। सी फूड मतलब समुद्र के अंदर जो चीज़ पाई जा रही है उसको खा पी रहे हैं। अगर बाहर से कोई ऐसी चीज़ आपने फेंकी, ब्रेड या फिर जो भी फेंका, ठीक है, तो उस पर जीवन यापन कर रहे हैं, या छोटे जीवों को खा रहे हैं, या फिर समुद्र के अंदर उपस्थित या जल के अंदर उपस्थित चीज़ों को ही खा करके अपना लाइफस्टाइल उनकी। फिर जो शरीर होगी वो स्ट्रीम्ड लाइन होगी, धारा रेखित शरीर होगी कि पानी होने के बावजूद जो है आसानी से वो तैर सकें। फिर बॉडी ऐसी होगी कि वो उसी
स्ट्रक्चर में, मतलब कि जल के अंदर ही रहने के लिए बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से जलीय बायोम जो है उसमें इस तरह के फीचर्स होते हैं और इस तरह के जीव और उनका इकोसिस्टम का अध्ययन किया जाता है, पादपों का भी। उसे फर्दर दो भाग में बांटते हैं, तो आता है फ्रेश वाटर या ताज़ा जलीय बायोम और ओशियनिक बायोम या सागरीय बायोम। ताज़ा जलीय बायोम की बात करें तो ताज़ा जल में आपको समझ में आ रहा होगा कि ताज़ा जल है, यानी कि जो लवणता है, यानी कि जो सैलिनिटी है वाटर की, जो खारापन है वो कम होगा, ताज़ा जल है, मीठा होगा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे झील और तालाब। यहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधे और जीव जंतु अपेक्षाकृत तालाबों में या फिर झीलों में थोड़े से कम पाए जाते हैं। उससे बड़े पर आते हैं, रिवर्स पर आते हैं। तो हमें पता है कि जब रिवर्स निकलती हैं, ग्लेशियर मेल्ट होता है और रिवर्स वहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश वाटर होता है। फिर धीरे धीरे जब मैदानी इलाके में आती है तो कंकड़ पत्थर और आसपास में जो हम लोगों ने पोल्यूशन फैला करके रखा है, पॉल्यूट होता है, या फिर मिट्टी लेकर के साथ में जब बहती है, सीवेज लेकर के साथ में बहती है, तो धीरे धीरे गंदी होती जाती है। समय के साथ वो सीवेज, वो गंदगी, वो मिट्टी तलछट में बैठती है, थोड़ा बहुत फ्रेश वाटर बचता है, लेकिन मेन मैदानी इलाके में आते आते वो पूरी तरह से दूषित हो जाती है। फिर भी उसे हम लोग अभी मानते हैं कि वो जो है जलीय बायोम का, ताज़ा जलीय बायोम का उदाहरण है। फिर हम लोग लास्ट देखते हैं इसमें कि मैंने तो बता ही दिया, नदियों के बारे में आपको पूरी तरह से बता दिया। तो जलीय बायोम है जो भी जल में रहने वाले जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे जो उग रहे हैं, ठीक है, इन सबको मिला करके जलीय बायोम बोला जाएगा। हमें पता है कि धीरे धीरे जब मुहाने आते हैं, यानी कि रिवर का जो कोस्टलाइन एरिया आता है, कोस्टल एरिया मतलब रिवर का जो एंडेड पॉइंट आता है, वहाँ पर धीरे धीरे ऑक्सीजन का स्तर जो होता है नदियों में कम हो जाता है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाता है और जलीय जीवों के लिए वो बहुत ज़्यादा एक एडेप्टिव कंडीशन, अनुकूलित स्थिति नहीं रह जाती है। वेटलैंड्स की बात करेंगे तो वेटलैंड्स जो है आपको पता है क्या होती हैं कि नेचुरल भी होती हैं, कभी कभार फ्लड प्रोन एरिया, जैसे हमारा गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र में एक बखीरा है, तो बखीरा वॉज नथिंग बट अ फ्लड प्रोन एरिया। वहाँ पर हमेशा बाढ़ का पानी आता था, उससे वो झील निर्मित हुई और आज की डेट में वो वेटलैंड घोषित हो चुका है लास्ट ईयर। तो रामसर इसका संरक्षण करता है, रामसर ईरान में है और 1972 के आसपास में इस तरह की ट्रीटी हुई थी कि जो भी नेचुरल वेटलैंड्स है या जहाँ पर पानी इस तरह से रुकता है, कुछ दलदली भूमि है जहाँ पर विशेष प्रजाति या जैव विविधता अधिक पाई जाती है, उसे वेटलैंड घोषित करेंगे और उसके संरक्षण को के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो वेटलैंड्स होती है वहाँ पर आपको पता है कि जलीय पादप ऐसे प्लांट्स वहाँ पर पाए जाते हैं जो कि नम वातावरण में, थोड़ा मॉइस्ट कंडीशन में, थोड़ी गीली स्थिति में, ऐसा समझिए, उसके प्रति अनुकूलित होते हैं और वहाँ पर उगते हैं और फिर अपनी जैव विविधता वहाँ पर बढ़ती है उस तरह की। नेक्स्ट आते हैं ओशियनिक या सागरीय बायोम में। तो आपको पता है 71% जो वाटर है सागरों का वो सलाइन है, ठीक है, यानी कि खारा पानी है, और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो अगर रिवर से कंपेयर करेंगे तो अधिक होती है। फिर ये पूरा पॉइंट खत्म होने के बाद हम टेरेस्ट्रियल पर आते हैं। टेरेस्ट्रियल या स्थलीय। मैं अगर थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए, क्योंकि आज PYQ का भी सेशन है और हम लोग PYQ करके ही आगे बढ़ेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सबसे पहला टेरेस्ट्रियल में आता, स्थलीय बायोम में आता है। स्थलीय बायोम क्या होता है? स्थलीय बायोम जो होता है आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ और जीव जो है और जलवायु का प्रभाव स्थलीय बायोम पर ही पड़ता है। इसीलिए जो स्थलीय बायोम का वर्गीकरण होता है वो बेसिकली तापमान, ह्यूमिडिटी, ठीक है, कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉरी, उसके आधार पर ही हम लोग करते हैं। अब इन्हें अलग अलग तरह से बांट देते हैं। जो मैंने इंग्लिश में लिखा उसे ही मैं हिंदी में एक बार फिर से बोल रहा हूँ। जैसे उष्णकटिबंधीय बायोम, जिसे मैंने लिखा था ट्रॉपिकल बायोम। दूसरा है घास बायोम यानी कि ग्रासलैंड बायोम। तीसरा है मरुस्थलीय बायोम यानी कि डेजर्ट बायोम। शीतोष्ण यानी कि सब ट्रॉपिकल। और ध्रुवीय बायोम यानी कि पोलर बायोम। इस तरह से इसको वर्गीकृत किया जाता है। उसे फर्दर भी डिवाइड करते हैं, लेकिन इतना डिविजन्स ठीक है। जब उसमें आगे की बात करते हैं तो दो तरह का बांट सकते हैं उष्णकटिबंधीय को, ट्रॉपिकल को, कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, मतलब उष्णकटिबंधीय में कुछ ऐसे वन होंगे जो सदाबहार होंगे, हमेशा उसमें वर्ष भर जो है पत्तियां हरी हरी लगी रहती हैं। और दूसरे होते हैं पर्णपाती वन, जो हमारे इंडिया साइड में पाए जाते हैं, डेसिडुअस बोलते हैं इंग्लिश में, कि उनकी पत्तियां जो है वर्ष भर में एक बारी गिर जाती हैं या दो बारी गिर जाती हैं, जैसा भी होता है।
तो फिर नई पत्तियाँ आती हैं। आपको पता है कि एक बार आता है ऑटम। ऑटम मतलब होता है पतझड़ का मौसम, यानी कि अगस्त सितंबर के आसपास में ऑटम बोलते हैं। और एक बार आता है स्प्रिंग सीजन, जिसे बोलते हैं बसंत ऋतु, जो हमारे मार्च के आसपास में आती है। तो मार्च में फिर नई पत्तियाँ आती हैं। तो ये 2 समय है जब पत्ते गिरते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम के बारे में। आप सब कुछ इस विषय में जानते होंगे अगर आपने बेसिक जियोग्राफी पढ़ के रखी होगी। नहीं पढ़ के रखी होगी, आप बिल्कुल नए हो, तो आप सुनते जाओ और जो चीज़ें हैं वैसे ही उसको हूबहू समझ लो। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने वाला नहीं है। उष्णकटिबंधीय में ऐसी ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच से अगर एक लाइन खींचते हैं तो काल्पनिक लाइन, इमेजिनरी लाइन, उसे कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा। जो आपको समझ में आए वो आप ले लीजिएगा। अब इसके 10 डिग्री लगभग ऊपर और 10 डिग्री लगभग नीचे। ओके, ऊपर को बोलेंगे 10 डिग्री नॉर्थ, नीचे को बोलेंगे 10 डिग्री साउथ। इसके बीच में सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलेगी। तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंध का एरिया होता है। इस कटिबंध में धूप ज़्यादा होती है। तो जब धूप ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन या आपका वाष्पन ज़्यादा होगा। वाष्पन ज़्यादा होगा तो नदी, नहर, नाले, समुद्र जो भी हैं, उनसे, झीलें, उनसे जो है वाष्पित होकर के जो जल है वो आपका वाष्प बनेगा, जाएगा, ऊपर होकर ठंडा होगा, क्योंकि भारी चीज़ें ऊपर उठती हैं तो ऊपर उठ के जाएगा। ऊपर टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होता है, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद क्लाउड फॉर्मेशन करेगा और एक स्थिति के बाद जब वो सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाएगा, सैचुरेशन मतलब होता है कि संतृप्त अवस्था में जब आ जाएगा, जब वो बादल उन बूंदों को या उन वाष्प की छोटी छोटी बूंदों से जब बूंदें बड़ी हो जाएंगी, तो जब उन्हें रखने के लिए सक्षम नहीं होगा, ठीक है, तो हवा उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव कराएगी और फिर बारिश होगी। ठीक है, तो इसके बीच में आपका धूप ज़्यादा होगी, बारिश, मैंने बता दिया कि इस तरीके से फिर बारिश होगी। बारिश होगी तो मिट्टी को ज़्यादा पानी मिलेगा। मिट्टी को ज़्यादा पानी मिलेगा तो जो भी बीज होंगे या फिर प्लांट्स होंगे वो तेज़ी से अंकुरित होंगे। अगर बीज होंगे तो तेज़ी से अंकुरित होंगे, अगर पहले से प्लांट्स होंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उनकी पत्तियों पर पानी पड़ेगा, उन्हें उनकी जड़ में पानी मिल रहा है प्रॉपर। वहाँ पर जब धूप उगेगी तो प्रॉपरली उनका फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे, भोजन बनाएंगे। जब भोजन बनाएंगे, पानी मिल ही रहा है तो बढ़िया ग्रोथ होगी, यानी कि भोजन पानी मिल रहा है, लाइफ एकदम मस्त चल रही है। ठीक है, और जब पानी हमेशा मिलता रहेगा तो वहाँ पर जो है हमेशा फ्लोरा तो हमेशा रहेगा, और जब फ्लोरा रहेगा तो वहाँ पर फौना भी हमेशा रहेगा। चलिए, यानी कि जीव जंतु भी हमेशा रहेंगे। जब आपको खाने पीने के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर अगर बढ़िया हो रहे हैं तो वहाँ पर खाने पीने वाले जीव जंतु भी वहाँ पर हमेशा आएंगे। समझते हैं क्या है सदाबहार बायोम या एवरग्रीन। यहाँ पर वार्षिक तापमान जो होता है वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर यहाँ पर हमेशा होता है। वर्षा हमेशा होती रहती है, यानी कि रेनफॉल हमेशा होता है, और वाष्पन अनुपात जो है अधिक होता है। यानी कि अगर रेनफॉल और इवेपोरेशन का एक रेशियो लेंगे तो इसका जो अनुपात आएगा, ये रेशियो आएगा, वो हमेशा कंपैरेटिवली हर जगह से अधिक आएगा। ठीक है, कि रेनफॉल के कंपैरिजन में इवेपोरेशन भी बढ़िया अच्छा खासा हो रहा है। फिर ऑप्टिमम इकोसिस्टम यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि अनुकूलतम पारितंत्र इसको बोल सकते हैं। ये स्थिति जीवन जीने के लिए सबसे बढ़िया है। ठीक, आप ये भी देखेंगे कि जो हम लोग का ये 10 टू साउथ टू नॉर्थ 10 डिग्री है, इसके बीच में जो भी कंट्रीज़ पड़ती हैं, लाइक आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ कई सारी पड़ती हैं, आप देखोगे कि वहाँ के जो आदमी लोग होते हैं वो भी बड़े हट्टे कट्टे, सुडौल, और शरीर लंबी चौड़ी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसी अनुकूलतम परिस्थितियाँ हैं कि जैसे होने वाली कोई भी प्रजाति, चाहे फिर मानव की हो, फिर पशुओं की हो, या फिर फ्लोरा हो, यानी कि पेड़ पौधे हों, वो सब कुछ बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है कंपैरेटिवली बाकी क्षेत्र के। ठीक, फिर कह रहा है कि जैसे अमेजन का बेसिन हो गया, इंडो मलेशियन बेसिन हो गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। चूँकि हम लोग को अपना जो फोकस है वो रखना है, कन्फाइंड रखना है, संक्षिप्त रूप से बायोम पर रखना है, तो यहाँ पर 3-4 चीज़ का एग्जाम्पल देंगे। फिर कहता है कि ऐसा जो है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो लंग्स ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं। यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होता है, यानी कि 200 सेंटीमीटर की औसत वर्षा यहाँ पर
नोट की जाती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका अमेजन बेसिन आता है, इसमें इंडो मलेशियन बेसिन आता है और अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स आते हैं जो कि इंडिया में है। फिर यहाँ की सॉइल जो होती है लेटराइट सॉइल होती है। अब लेटराइट सॉइल क्या होती है? लेटराइट सॉइल में एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग का प्रोसेस है, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो जो मिट्टी के कण होते हैं वो धीरे धीरे छन करके, और पोषक तत्व जो होते हैं उसके, तो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे छन करके नीचे चले जाते हैं। यही मैं आपको बता रहा था उस समय कि छन करके वो नीचे चले जाते हैं या फिर वॉश्ड आउट हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं मिट्टी में से। तो मिट्टी थोड़ी सी अनउपजाऊ हो जाती है, लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं पाई जाती, यानी कि ये स्थिति वहाँ पाई जाएगी जहाँ पर खुली मिट्टियाँ मिल रही हैं। ठीक है, तो लीचिंग प्रोसेस क्या होती है मैंने बता दिया, और वहाँ पर पाई जाती है आपकी लेटराइट सॉइल। फिर यहाँ पर ह्यूमस को जो है वो लीच कर देता है, ह्यूमस भी जो है उसमें से वॉश्ड आउट हो जाता है। फिर आता है आपका सिनकोना, आबनूस, रोजवुड, ताड़, नारियल इत्यादि जो है ट्रीज़ वहाँ पर पाए जाते हैं। इस तरह के पेड़ जो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पर सिनकोना, आबनूस, रोजवुड, ताड़, नारियल इत्यादि के पेड़ पाए जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादकता इतनी अच्छी होती क्यों है? तो रीज़न ऑफ प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इतनी अच्छी क्यों होती है? तो सनलाइट बहुत बढ़िया मिलता है, डायरेक्ट मिलता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी हो चुकी है, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, यानी कि पारितंत्र की बड़ी स्थिरता है, यानी कि यहाँ पर इतना स्थिर पारितंत्र पाया जाता है इस रेन फॉरेस्ट में कि अपने आप बायोडाइवर्सिटी इसके कारण से हो जाती है। कंपटीशन अच्छा है, यानी कि एक दूसरे में कंपटीशन बढ़िया है, तो कंपटीशन है तो दोनों अपनी प्रगति पर ध्यान देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्थिति बहुत अच्छी है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार भी इसका बहुत बढ़िया है, 10 to 10 डिग्री के बीच में अक्षांशीय विस्तार अच्छा है। अब तो था वो एक जो मैंने आपको बता दिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैंने बता दिया। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद बाकी चीज़ें हम टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, सॉइल के विषय में मैंने बताया लीचिंग प्रोसेस होती है, इसलिए न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक पदार्थों से रहित मिट्टी पाई जाती थी, क्योंकि मैंने बताया कि लीचिंग हो रहा था वहाँ पर, यानी कि मिट्टी में से जितने भी न्यूट्रिएंट है वो तरह तरह की लीचिंग हो सकती है, कि मैग्नीशियम की लीचिंग हो गई, कैल्शियम की लीचिंग हो गई, साइनाइड्स की लीचिंग हो गई, तो वो छट करके नीचे चले गए, तर गए पानी बार बार बरसने से। और थोड़ी मिट्टी जो है, आप ऐसे समझिए कि कहीं पर आपने मिट्टी पटवाई, ठीक, मिट्टी पर आप लगातार पानी डाल रहे हो तो क्या होगा, जो मिट्टी के ऐसे कण होंगे ना बहने वाले, लाइक कंकड़ीले, पथरीले या फिर थोड़े बड़े कोर्स ग्रेन, जो ना बहने वाले कण हैं वो मिट्टी पर रह जाएंगे, और जितनी भी मिट्टी जैसी मिट्टी है जो बिल्कुल चिकनी होती है, वो ह्यूमस वाला जो पोर्शन है वो लीच आउट हो जाएगा, यानी कि वॉश्ड अवे हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। आप इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो कि एक और आपने मिट्टी जो है ला करके कहीं रखी, किसी गमले में ही रखी, और एक और आपने बजरी, जिसको मोरंग बोलते हैं आप लोग, मोरंग ला करके कहीं रखा। तो जब दोनों पर आप सेम पेस से पानी गिराइए, ठीक है, एक पाइप से दोनों जगह पाइप लगा दीजिए और पानी गिराइए, आप ये देखेंगे कि अगर ओपन में आपने रखा है तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप ये देखेंगे जो मिट्टी वाला पोर्शन है उसमें से मिट्टी जो है धीरे धीरे बह जाएगी, लेकिन जो बजरी मतलब जो मोरंग वाला पोर्शन है उसमें से आपका मोरंग बिल्कुल नहीं बहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कोर्स ग्रेन है, थोड़े बड़े दाने हैं उसके। तो ऐसा समझ लीजिए कि लीचिंग होने के बाद कुछ मोरंग जैसी स्थिति जो है बचती है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। आगे आते हैं, हम लोग नेक्स्ट बायोम के ऊपर फोकस करते हैं। नेक्स्ट बायोम है टैगा बायोम। यहाँ का लोकेशन क्या है, मिड टू हाई लैटिट्यूड है, यानी कि 10 डिग्री से ऊपर होगा। सॉरी, टैगा और टुंड्रा तो ऊपर आता है, मैं गलत बता दिया, टैगा कहाँ से आ गया इसमें, ठीक है, चार्ट में थोड़ा ऊपर नीचे दिया हुआ है, तो ये नॉर्थ अमेरिका के आसपास पाया जाता है, इसको छोड़िए। आते हैं हम लोग डेसिडुअस फॉरेस्ट पर, तो ये मिड लैटिट्यूड में पाया जाता है। यहाँ पर रिलेटिवली माइल्ड समर एंड कोल्ड विंटर पाया जाता है, ठीक है। वर्षा की जो मात्रा है वो 127 सेंटीमीटर के आसपास में दे रही है अधिकतम, जैसे इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें 200 सेंटीमीटर एवरेज जो था रेनफॉल था। और यहाँ पर जो है टॉप सॉयल ओवर क्ले, रिच टॉप सॉयल ओवर क्ले, यानी कि मिनरल्स यहाँ पर अच्छे खासे पाए जाते हैं। इसमें हार्डवुड सच एज ए ओक का ट्री होता है, बीचेस होते हैं, मैपल्स के ट्रीज होते हैं इत्यादि। यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, वोल्व्स पाए जाते हैं, डियर, बियर्स, वाइड वैरायटी ऑफ स्मॉल मैमल्स पाए जाते हैं, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, ठीक है, सब कुछ पाए जाते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है, जो पतझड़ वाले वन है, ठीक है ना, जैसे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था और ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है, यानी कि पर्णपाती वन के बारे में बात कर रहा है।
फिर आते हैं हम लोग ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का एरिया क्या है, जैसे जो भी जहाँ पर घास बढ़िया पाई जाती है वो ग्रासलैंड का एरिया है। जैसे हमारे उत्तर भारत में ग्रासलैंड का कुछ एरिया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। मिड लैटिट्यूड में इंटीरियर एंड कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है। इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स में महाद्वीपों के अंदर पाए जाते हैं, बाहर के क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे, महाद्वीपों के अंदर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। विंटर में कूल होता है, हॉट इन समर। तो देखिए बिल्कुल हमारे मैदानी इलाकों की बात कर रहा है कि विंटर में हमारा भी कूल होता है और हॉट होता है समर में। 25 से 75 सेंटीमीटर की प्रेसिपिटेशन ऑफ ए ईयर, 25 से 75 सेंटीमीटर के आसपास की वर्षा होती है। तो जो जनरल हमारे वहाँ भी वर्षण होता है या रेनफॉल होता है वो 25 टू 75 सेंटीमीटर होता है। फिर कहता है रिच टॉप सॉयल। तो हमारे वहाँ की भी जो टॉप सॉयल होती है एस्थेनोस्फेयर की, वो बहुत ज़्यादा मिनरल रिच होती है, इसीलिए यहाँ पर कृषि होती है, खेती होती है। नदियों से बहा कर लाया गया खादर भांगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं मिट्टी के टाइप जब बताऊंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिर प्लांट्स की बात अगर हम करते हैं तो मोस्टली ग्रासेस पाई जाती हैं, स्मॉल श्रब्स होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं वाटर के आसपास में। अमेरिकन ग्रासलैंड इंक्लूड कुछ कुछ डॉग्स हैं, फॉक्सेस है, स्मॉल मैमल्स हैं। अफ्रीकन ग्रासलैंड है इंक्लूडिंग लायंस, जेब्रास, जिराफ्स, ठीक है। तो ये अपने जो है ग्रासलैंड्स की बात करता है कि अफ्रीका में कुछ ग्रासलैंड्स जैसे सवाना नाम दे दीजिए या कोई और जो भी नाम होते हैं वो नाम दे दिया। और अमेरिका में कुछ बात कर दिया, जैसे प्रेरीज पाई जाती है अमेरिका में, तो जहाँ पर गेहूँ की फसल बहुत अच्छी होती है, तो वो जो है आपका दे दिया यहाँ पर। फिर आता है टुंड्रा। टुंड्रा आपकी पता ही होगा, टुंड्रा और टैगा जो होती है, नहीं पता है तो बता दे रहा हूँ। टुंड्रा और टैगा जो होती है वो हाई लैटिट्यूड पर पाए जाने वाले थोड़े बर्फीले इलाके हैं, ठीक है। टुंड्रा के बारे में पढ़ते हैं। हाई नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी में ऊपर लैटिट्यूड्स जो होते हैं उसमें हायर लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं। ये बहुत ही ठंडा और हार्श कोल्ड वेव्स चलती हैं यहाँ पर, और समर जो होते हैं वो कूल होते हैं, वो भी 10 टू 25 सेंटीमीटर की प्रेसिपिटेशन होती है। मतलब बारिश के यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होती है, यानी कि जो बारिश तो होगी नहीं, या बारिश होगी भी तो स्नोफॉल प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में होगा। न्यूट्रिएंट पुअर होता है। परमाफ्रॉस्ट लेयर ऑफ ए फ्यू इंचेस डाउन। समझ ही रहे होंगे कि इतनी मोटी मोटी जो है चादर फ्यू इंचेस की जमी होती है जो धरती है उसके ऊपर। तो कोई ऐसा उपजाऊ कोई चीज़ फर्टाइल सॉयल होनी नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ठंड है। ग्रासेस पाई जाती हैं, ठीक है, कुछ वाइल्ड फ्लावर्स पाए जाते हैं, कुछ स्मॉल श्रब्स झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और मॉयसेस पाए जाते हैं। मॉयसेस लाइकेंस मतलब काइयाँ पाई जाती हैं ग्रीन कलर की। पाए किस तरह के लोग जाते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ आर्कटिक के फॉक्स पाए जाएंगे, व्हील्स पाए जाएंगे, स्नो शूज पाए जाएंगे, हॉक्स पाए जाएंगे, बियर्स पाए जाएंगे, पोलर बियर्स इत्यादि, ठीक। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर यह आपको अभी लेक्चर दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैसे सब हो सकता है कि क्वालिटी उतनी बढ़िया ना हो, तो लेक्चर को एक दिन बाद देखिए, जिससे उसकी क्लैरिटी काफ़ी बेटर फील हो आपको, ठीक है। फिर डेजर्ट्स में आपको पता है, खुद से आप देख लेना, रोडेंट्स पाए जाते हैं, स्नैक्स, लिजर्ड, जितनी भी चीज़ें कम पानी में जीवित रह सकती हैं वो पाई जाती हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की भी जो है एनिमल प्लांट डीके प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। जो प्लांट्स वांट्स होते भी हैं वो क्या होते हैं, उनकी या तो जड़ें बहुत लंबी रहेंगी या तो पत्तियों में पानी संचित करने की, स्टोरेज करने की क्षमता होगी, ठीक है। कैक्टस और कुछ कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर पाई जाएंगी। टैगा आता है, तो टैगा जो है वो आपके टुंड्रा से थोड़ा नीचे पाया जाएगा, बट यहाँ पे भी उसी तरह की रहेगी स्थिति कि एसिडिक मिनरल पुअर जो होगी आपकी सॉयल पाई जाएगी, और मोस्टली स्प्रूस फर, थोड़े बहुत से हरे भरे पौधे देखने को मिलते हैं। तो ये सारा जो बायोम था वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। नोट्स मैं आज ही शेयर कर दूंगा, तो जिन लोगों को इस पर दिख नहीं रहा है वो नोट्स से एक बार ही रेफ़र कर लेंगे, ठीक है। लिखी हुई सारी चीज़ें करेक्ट हैं, तो आप इसको डायरेक्टली किसी भी एग्जामिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो क्वेश्चन का हम लोग का सेक्शन था उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड से 1 क्वेश्चन इन एनी एग्जामिनेशन, ओके। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन में इससे एक क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। चलिए, तो प्रेरीज कहाँ पाई जाती है, नाम पहले पढ़ लेते हैं फिर बता देता हूँ प्रेरीज कहाँ पाई जाती है। प्रेरीज हो गया, प्रेरीज पाई जाती है नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज नाम की घास पाई जाती है। लानोज पाई जाती है अमेजन में या नॉर्थ ओरेनिको में पाई जाती है। कंपास पाई जाती है ब्राज़ील में, ब्राज़ील आपकी साउथ अमेरिका में।
कटिंगा, कटिंगा पाई जाती है आपकी ब्राज़ील में, ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एरिया में आता है। पार्कलैंड एक टाइप की ग्रास है जो आपकी अफ्रीका में पाई जाती है। पंपास, पंपास अर्जेंटीना में पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रास है, डायरेक्टली नाम पूछता है अर्जेंटीना का। वेल्ड, वेल्ड आपकी पाई जाती है साउथ अफ्रीका में, वेल्ड पाई जाती है। और डाउंस, डाउंस पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपीज, स्टेपीज छोटी छोटी घासें होती हैं जो कि यूरेशिया में पाई जाती हैं, कभी कभी इसको स्टेप्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी टैगा, टैगा पाई जाती है यूरेशिया में, यानी कि यूरोप और एशिया के मिलन पर। पुस्टाज पाई जाती है हंगरी में, तो ये भी नाम याद रखिएगा, पुस्टाज पाई जाती है हंगरी में। कंपोज पाई जाती है ब्राज़ील में, ठीक है, कंपोज पाई जाती है ब्राज़ील में। फिर कैंटनवरी, कैंटनवरी पाई जाती है न्यूजीलैंड में, मंचूरियन पाई जाती है चाइना में और सवाना पाई जाती है अफ्रीका में। तो ये जो अभी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको हो सकता है यूपीएससी हिंदी पे आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में भी मिले, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड है जिसमें टुंड्रा है, प्रेरीज है, ठीक है, टुंड्रा अपना इधर भी पाया जाएगा हायर लेटीट्यूड पे, इधर भी स्टेप्स पाई जाती है, स्टेपीज पाई जाती है यूरोप और एशिया के मध्य में। देखिए यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर एशिया है। सवाना पाई जाती है आपकी मिड अफ्रीका में। वेल्ड पाई जाती है आपकी साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। सवाना फिर यहाँ पर आपकी फिर से पाई जा रही है, ठीक है। पंपास पाई जा रही है इस किनारे भी, पंपास आपकी अर्जेंटीना की फेमस ग्रास है, तो इस यहाँ पे लगाएंगे। प्रेरीज जो है साउथ अमेरिका की है। तो कुछ ग्रासलैंड यहाँ पर दिखाया गया है जो मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ, बाकी मैंने यहाँ आपको विधिवत जो है बताया है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो मैंने ये कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है साथ में आते रहेंगे, तो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कुछ कुछ, और इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस कराता रहूँगा और भी क्वेश्चंस कराता रहूँगा। तो एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर लेके आऊँगा जो PYQ पर बेस्ड होगा। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेजर्ट्स देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से डेजर्ट पाए जाते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेस वेयर ओजोन लेयर इज प्राइमरली फाउंड, वो स्थान जहाँ पर ओजोन लेयर जो है, ओजोन का जो परत है वो पाया जाता है। तो ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और एनोस्फेयर। इसका आंसर है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल कहते हैं। जिन लोगों को याद नहीं होता है उन लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ETMST, ठीक है। आप ऊपर से आएंगे, ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे कि एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल। तो दो हो गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। ये जो थर्मोस्फेयर है यही आपका आयनोस्फेयर भी है, आयन मंडल भी है। तो ये आपकी 5 लेयर्स हो गई। तो इस 5 लेयर में आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है यानी कि समताप मंडल है, इसी के नीचे जो है पाई जाती है लगभग 20 किलोमीटर मोटी परत है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन करने से पहले कुछ ऐसे डेजर्ट्स हैं जिनके नाम पूछते हैं एग्जामिनेशन में, और डायरेक्टली वो चीज़ें चाहे आप ज्योग्राफी से रिलेट कर लो या इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेट कर लो, वो चीज़ें पूछती ही पूछती हैं, ठीक है। तो जो है हम देखते हैं। तो देखिए डेजर्ट आ चुका है, बट ये है कि डेजर्ट जो है वो थोड़ा सा इसका मैं ठीक कर दे रहा हूँ, ओके। ये मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है। तो इन डेजर्ट में शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका आर्कटिक डेजर्ट। जो आर्कटिक के क्षेत्र में मरुस्थल पाया जाता है उसे बोलते हैं शीत मरुस्थल, ठीक है, उसे बोला जाता है शीत मरुस्थल होता है ये, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, तो यहाँ पर है मोजावे, नाम याद रखिएगा। मोजावे मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है आपकी नॉर्थ अमेरिका में। फिर आता है सोनोरन डेजर्ट, इसका भी नाम याद रखिएगा, सोनोरन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो ये भी पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। और तीसरा है आपका चिहुआहुआ, चिहुआहुआ जो है, ठीक है ना, चिहुआहुआन या चिहुआहुआ जो पाया जाता है वो भी पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में।
बहुत ही फेमस डेजर्ट पाया जाता है साउथ अमेरिका में, इसका नाम है आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। और पैटागोनिया, पैटागोनिया का पठार भी है और पैटागोनिया मरुस्थल भी है। ये पाया जाता है आपका नीचे के पोर्शन में, साउथ अमेरिका में ही। आते हैं अपने एशिया पर, तो एशिया में पाया जाता है गोबी का डिज़र्ट, ठीक है, चाइना के आसपास में। और हमारे वहाँ पाया जाता है थार का मरुस्थल, जो आप सभी लोग को पता होगा। इसके अतिरिक्त अरेबियन डिज़र्ट, जो अरब जो है वो पूरा का पूरा जो है मरुस्थल है, तो अरेबियन डिज़र्ट यहाँ पाया जाता है। सहारा का मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो आपके अफ्रीका के टॉप मोस्ट पोर्शन पर पाया जाता है। तो आज आपका सवाल है, आज का आपका सवाल है कि कितने कंट्रीज़ में फैला हुआ है, ठीक है, कितने कंट्रीज़ में ये सहारा का मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। फिर आप आते हैं नीचे, तो कालाहारी डेजर्ट आता है। कालाहारी डेजर्ट भी बहुत फेमस डेजर्ट है। और ऑस्ट्रेलिया में आउटबैक मरुस्थल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त क्या है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, स्टुअर्ट, ठीक है, सिम्पसन, ये सारे मरुस्थल पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ओके, कालाहारी के अतिरिक्त यहां पर एक और मरुस्थल पाया जाता है, इसका नाम है नामीबिया मरुस्थल। ओके, कराकुम डिजर्ट पाया जाता है आपके एशिया में टॉप पोर्शन पर, यहां पर इसका नाम है कराकुम मरुस्थल, ठीक। गोबी के बगल में यहां एक मरुस्थल पाया जाता है, इसका नाम है तकला मकान मरुस्थल, ठीक है। तो ये कुछ मरुस्थल हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक बार सारे मरुस्थल को जो है रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन PYQ लेकर के मैं अभी फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। तो तब तक के लिए ये लेक्चर देखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बारिश का मजा लीजिए। धन्यवाद।